हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए तो आज पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण दिशा बुक 2020 से। नवीन संस्करण है, 16वां संस्करण है अपना, और यह है अगस्त 2025 तक कंप्लीट विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। शुरू करते हैं तो 16वां एडिशन है हिंदी व्याकरण दिशा बुक का। आइए तो पहला चैप्टर है अपना राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा। राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा को आज हम कंप्लीट पढ़ेंगे। आगे हम पार्ट बाय पार्ट हमें हिंदी को कंप्लीट कर देंगे जल्द से जल्द इन दिनों में, क्योंकि आपकी हाई कोर्ट की एग्ज़ाम भी नज़दीक है। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सेकंड श्रेणी बोले तो द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा ही राष्ट्रभाषा होती है। व्याख्या में देखिए, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात आमजन की भाषा, जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व जन मान्यता प्राप्त शब्द है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है तथा इसका व्यापक जनाधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो यह सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में किया गया है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में किया गया है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ राजकाज की भाषा होता है, जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, वह राजभाषा कहलाती है। अतः राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा की प्राथमिक शर्त राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम करना है। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी कैसी है? राजभाषा है। इसको राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि संविधान में किसी भी राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। तो हिंदी भारत की कैसी है? राजभाषा है। किस क्रम में सत्य कथन है? पूछा है किस क्रम में सत्य कथन है। तो पहला ऑप्शन देखिए, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। आगे ऑप्शनों को भी देख लेना। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 15 भाषाओं का उल्लेख है। गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे 22 भाषाओं का उल्लेख है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 15 भाषाओं नहीं, 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो यह गलत होगा। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, तो यह बात भी गलत कही है, क्योंकि हिंदी को आपको बताया कि संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है, केवल राजभाषा का उल्लेख है। आगे, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, तो यह बात भी गलत है, क्योंकि केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता है। तो ये तीनों ही बात गलत है, पहला ऑप्शन सही है। संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। आइए व्याख्या में देखिए कंप्लीट से। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए, तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा दे सकता है। समय समय पर राष्ट्रपति ऐसे अभिज्ञा देते रहे जो 8वीं अनुसूची में स्थान पाते हैं, जैसे इस अनुसूची में
प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। बाद में सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। बाद में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया तथा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली को 92वां संविधान संशोधन 2003 प्रभावी 8 जनवरी 2004 को शामिल किया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हो गई। संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी है? तो ये की जा चुकी है 22 भाषाएं। याद रखना, 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी है। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये राजस्थानी सम्मिलित नहीं है, जबकि मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली ये इसमें सम्मिलित है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अंग्रेजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अब क्यों मनाया जाता है? इसका कारण देखिए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को क्या हिंदी भाषा को भारत संघ की क्या राजभाषा के रूप में मान्यता दी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रहे, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। 10 जनवरी को प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाने का फैसला विदेश मंत्रालय बोले तो भारत सरकार ने वर्ष 2006 में लिया। अतः प्रथम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी? तो अभी देखा हमने 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा हिंदी को मान्यता दी थी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के रूप में अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 343(1) में वर्णित है। याद रखिएगा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) में वर्णित है। देखिए, भारत में हिंदी को संविधान की धारा अनुच्छेद 343(1) अध्याय 1 भाग 17, याद रखिएगा भाग 17 के अनुसार राजभाषा घोषित किया जा चुका है। संघ की राजभाषा इस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। साथ ही अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप रखा गया। इसमें संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्षों तक बोले तो 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग पूर्ववत किया जाने का प्रावधान किया गया, जिनके लिए पूर्व में अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था। भारतीय संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के बाद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों की देवनागरी के रूप का ऐसा प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। किस क्रम में कथन असत्य है? पूछा है, किस क्रम में कथन असत्य है? तो ऑप्शन पहला देखिए, संविधान में 14 सितंबर 1950 नहीं होगा, इस जगह
1949 होगा। कब होगा? 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो ये पहला ही गलत हो गया, इस जगह 1949 होगा। संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तो पहला ही गलत हो गया। नेक्स्ट को देखिए, हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग स्वतंत्रता के बाद ही प्रारंभ हुआ, ये बात भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 348 एवं 349 में उच्चतम और न्यायालयों की भाषा के बारे में प्रावधान है, ये बात भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 345 का संबंध राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। 1943 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। याद रखिएगा, अनुच्छेद 1943 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 344 में संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग और संसद की समिति 10 वर्ष बाद का गठन करेगा। इसके तहत प्रथम आयोग जून 1955 में श्री बीजी खैर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। सितंबर 1957 में अनुच्छेद 344(2) के अनुसार तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति गठन की गई। अनुच्छेद 345 किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य के राजकीय प्रयोजनों के लिए उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा या भाषाओं में किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकेगा या कर सकता है। अनुच्छेद 346 संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए तत्सम भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा होगी। अनुच्छेद 347 में तद विषय मांग की जाने पर राष्ट्रपति किसी जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता देने का निर्देश दे सकेगा। अनुच्छेद 343 में जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय और प्रत्येक न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होगी तथा संसद व राज्य मंडल में विधेयक, नियम, आदेश, विनिमय आदि के लिए प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की कालावधि तक अनुच्छेद 345(1) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए कोई भी भाषा का प्रयोग जैसे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं तथा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकेगी। अनुच्छेद 351 में वर्णित है कि हिंदी के विकास के लिए संघ को निर्देश दिए गए हैं कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? तो किस किस में की गई है? अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी के बारे में कहा गया है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में, अब राजभाषा कौन सी है? हिंदी राजभाषा संविधान की, तो वह 343 से 351 में अनुच्छेद में वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 351 में। याद रखिएगा, हिंदी भाषा को विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 351 में। अभी देख के आए थे हम कहाँ पे, ये देखिए, हिंदी के विकास के लिए संघ को निर्देश दिए गए हैं कि वह हिंदी भाषा का प्रचार
प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करें। तो याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 351 होगा। राजभाषा अधिनियम का पारित किया गया, तो राजभाषा अधिनियम 10 मई 1943 को पारित किया गया था। याद रखिएगा राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में 1963 ईस्वी में पारित किया गया। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, पढ़ने में कहीं गड़बड़ हो गई हो तो फिर से बता देता हूँ, 10 मई 1963 को, 10 मई 1963 में पारित किया गया, जिसमें 9 धाराएं हैं। संविधान के अनुसार संविधान लागू होने बोले तो 26 जनवरी 1950 के 15 वर्षों के पश्चात अर्थात 26 जनवरी 1965 के बाद सभी कार्यों में केवल हिंदी का प्रयोग होगा। लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 में प्रावधान किया गया कि 26 जून 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी ही, पर उस समय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ, तो कब हुआ था ये 1967 में। याद रखिएगा राजभाषा अधिनियम में संशोधन हुआ था 1967 में। देखिए 27 नवंबर 1967 को संसद में सरकार की राजभाषा संकल्प के रखे जाने के साथ साथ 1963 के अधिनियम को संशोधित करने के लिए संसद में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया और अंततः इसे 8 जनवरी 1968 को अधिनियम कर दिया गया। 1967 के संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि जब तक अहिंदी भाषी राज्यों की विधानसभाएं तथा संसद सहमति न दे तब तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। राजभाषा नियम 1976 में गैर क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है, तो कौन सा है, असम राज्य सम्मिलित है। याद रखिएगा राजभाषा नियम 1976 में गैर क्षेत्र सम्मिलित है, गैर क्षेत्र में असम राज्य सम्मिलित है। देखिए राजभाषा अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत राजभाषा नियम 1976 में जारी किए गए नियम 4 के अनुसार समस्त देश को कै खे गै इन 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से, कै खे गै इन 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। यथा कै क्षेत्र के अंतर्गत वे राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र आते हैं। याद रखिएगा कै क्षेत्र के अंतर्गत वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकारा है, जैसे बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनमें ये कै क्षेत्र में आते हैं, ये हिंदी को डायरेक्ट स्वीकार करते हैं। और कै क्षेत्र के अंतर्गत वे राज्य आते हैं, वे राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र आते हैं जिन्होंने केंद्र सरकार के साथ पत्र व्यवहार में हिंदी को अपनाने का निर्णय लिया। इसमें शामिल है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ इस क्षेत्र में सम्मिलित है, कै क्षेत्र में। और गैर क्षेत्र में से सभी राज्य व केंद्र शासित क्षेत्र गैर क्षेत्र में रखे गए जिन्होंने हिंदी में भेजे जाने वाले पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाता है। 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए जिनके अनुसार त्रिभाषा फॉर्मूले को अपनाया गया। इसमें निम्न 3 भाषाओं के प्रयोग का प्रावधान है। प्रावधान फर्स्ट में राजभाषा हिंदी है और सहायक राजभाषा अंग्रेजी है जो प्रादेशिक भाषा है। राजभाषा नियम 1976 में कै क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है, तो अभी बताया था हमने कै क्षेत्र कै खे गै 3 क्षेत्रों में बांटा गया, तो कै क्षेत्र में अपना हरियाणा सम्मिलित नहीं है, जबकि गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र है। तो हरियाणा के बारे में बताओ तो ये कै क्षेत्र में आता है। किस में आता है, कै क्षेत्र में। नेक्स्ट आते हैं राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई, तो राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया गया। राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश 1955 में जारी किया गया था। कब किया गया था, 1955 में। संविधान के अनुच्छेद
343 के तहत राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम जून 1955 ईस्वी में श्री बीजी खैर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम जून 1955 ईस्वी में श्री बीजी खैर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1956 ईस्वी में। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम सन 1956 में किया गया। राजस्थान के प्रशासनिक विभागों में केवल भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का प्रयोग कब अनिवार्य किया गया? तो राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का उपयोग सन 1976 में किया गया। देवनागरी लिपि का विकास इस लिपि में हुआ। तो कौन सी लिपि में हुआ था? ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से हुआ था। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। देखिए, आधुनिक देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ। देव भाषा संस्कृत से संबंध होने के कारण इस लिपि को देवनागरी कहा। दक्षिण में इसे नंदी नागरी कहा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ईसा की 7वीं सदी में ही आरंभ हो गया था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट ने 700 से 800 ईस्वी के एक शिलालेख में उपलब्ध होता है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ तो किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। किस लिपि से होता है? ब्राह्मणी लिपि से। और ब्राह्मणी लिपि ऑप्शन में नहीं है तो कहाँ पे है? कुटिल लिपि से। किससे? देवनागरी लिपि का विकास होता है कुटिल लिपि से। देखिए, तो ऑप्शन 2 सही होगा। देखिए, हिंदी की लिपि देवनागरी हो या गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री, मैथिली, केथी, बंगला, असमिया, गुरुमुखी लिपि, इन सभी भारतीय लिपियों का विकास मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी से वर्तमान देवनागरी तक पहुँचने के अनेक चरण हुए। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ब्राह्मी से गुप्त लिपि से कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी। कौन सी? प्राचीन नागरी। और प्राचीन नागरी से उद्भव हुआ था देवनागरी का। ये क्रम आप अच्छे से याद रखिएगा। ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, प्राचीन नागरी और देवनागरी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी से नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखिए, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मणी एवं खरोष्टी की समकालीन है। तो खरोष्टी हमने देखा ही नहीं था, इसमें नहीं है। जैसे ये अपना गलत होगा। सही देखिए, इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। बिल्कुल बात सही है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। तो तीनों सही है, चौथा गलत है अपना। देखिए, देवनागरी की विशेषता यह एक व्यवस्थित ढंग से निर्मित लिपि है। ध्वनियों का क्रम वैज्ञानिक है। स्पर्श ध्वनियों के वर्णन में प्रथम वर्ण कंठ्य ध्वनियों का है और अंतिम वर्ण औष्ठ्य ध्वनियों का है। केवल उच्चरित ध्वनियों के लिए लिपि चिन्ह है। छपाई एवं लिखाई के लिए एक ही रूप है दोनों का। देवनागरी लिपि के लिए मानक स्वरूप की दृष्टि से असंगत कथन है। देखिए, देवनागरी लिपि के लिए मानक स्वरूप की दृष्टि से असंगत कथन है। सा जैसा आदि से पूर्व योजक रखा जाता है। बिल्कुल बात सही है। सामान्य तत्पुरुष समास में योजक लगाने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः तत्पुरुष समास में योजक लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नहीं है। और सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो तो उन्हें अनिवार्यतः मिलाकर लिखे जाए। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो तो दोनों अनिवार्यतः मिलाकर लिखे जाए, ये गलत है। जबकि पहला, दूसरा और चौथा भी इसमें सही है, क्योंकि द्वंद्व समास के पदों के बीच योजक चिन्ह रखा जाता है। आगे आते हैं। देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में
ए की बारखड़ी को कितने भ्रामक माना किसने भ्रामक माना था? तो किसने माना था? आचार्य नरेंद्र देव समिति ने माना था। देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में ए की बारखड़ी को आचार्य नरेंद्र देव समिति ने भ्रामक माना था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कौन सा पेज चल रहा है अपना? एक मिनट, 9वां पेज चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो मानक हिंदी से तात्पर्य है शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? शिष्ट और सुशिक्षित भाषा की, सुशिक्षित लोगों की भाषा। देखिए, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों द्वारा प्रयुक्त व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही मानक रूप कहलाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किया है। इसके अनुसार मानक हिंदी वर्णमाला इस प्रकार है: ए आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। कुछ व्यंजनों के परिवर्तित मानक रूप ख, छ, झ, ढ में शब्दों के लिखने में परिवर्तन लट्टू, ब्रह्मा, विद्या, चिन्ह। मात्राओं के लगाने में परिवर्तित द्वितीय, बुद्धि, मान, उद्धृत, ई की मात्रा की संबंधित व्यंजन से तत्काल पूर्व लगाए जाए। पंचम वर्ण को अपने ही वर्ग के लिए बिंदु से दर्शाया जाए, जैसे चंपक, हिंदी और गंगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ? तो ये हुआ था 1975 ईस्वी में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र में 1975 में हुआ था। देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 नागपुर भारत में बोले तो महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर सर शिवसागर रामगुलाम ने की। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अक्टूबर 1983 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया तथा 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी 1923 को फिजी में किया गया। इस सम्मेलन का मूल विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। उल्लेखनीय है कि चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन बोले तो मॉरिशस से ही इन सम्मेलनों का आयोजन भारत सरकार की सहायता एवं सहयोग से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा होने लगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि से लिखी जाती है? तो कौन सी लिखी जाती है? मराठी भाषा। याद रखिएगा, देवनागरी लिपि से मराठी भाषा लिखी जाती है। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली और कोंकणी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरमुखी लिपि में, उर्दू, अरबी, फारसी लिपि में, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन रोमन लिपि में तथा रूसी बुल्गारियन रूसी में लिखी जाती है। प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है? तो प्रयाग की हिंदी संस्था है हिंदी साहित्य सम्मेलन। प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है? हिंदी साहित्य सम्मेलन। देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई तथा इसके प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। पश्चिमी राजस्थान की बोली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पश्चिमी राजस्थान की बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। देखिए, जयपुर मध्य राजस्थान की है, मेवाती ये अलवर क्षेत्र की है, मालवी ये दक्षिणी राजस्थान की है, जबकि पश्चिमी राजस्थान की कौन सी है? मारवाड़ी है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, मुख्यतः 18 बोलियां हैं। देखिए, राजस्थानी अपभ्रंश रूप सौरसेन शहरी से है, मारवाड़ी ये अपनी पश्चिमी राजस्थान की है, जयपुरी या ढूंढाड़ी ये मध्य पूर्वी राजस्थान की है और मेवाती ये उत्तरी पूर्वी राजस्थान की है, मालवी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की है और निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान की है। पश्चिमी हिंदी ये अपभ्रंश इसका सौरसेन शैली से है, खड़ी बोली या कौरव बोली, ब्रजभाषा, बागरू या हरियाणवी और
कन्नौज बुंदेली यहाँ पे ये बोली जा रही है। पूर्वी हिंदी ये अपभ्रंश की अर्धमागधी है, और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी में सम्मिलित है। बिहारी ये अर्धमागधी में सम्मिलित है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी अपभ्रंश शैली, पहाड़ी अपभ्रंश शैली इसकी शोरशैली शैली है। पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और कुमायूं गढ़वाली ये उत्तराखंड क्षेत्र में ये पहाड़ी बोली बोली जाती है। हिंदी पूर्वी की बोली नहीं है, तो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है। जबकि अवधी, खड़ी बोली और छत्तीसगढ़ ये पूर्वी हिंदी की बोली है, जबकि बघेली किसकी है? बघेली आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से ऑप्शन पे ले चलता हूँ। बघेली, ये बघेली अपनी पूर्वी हिंदी की भाषा है। बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। तो कौन से ऑप्शन में कौन सा क्या बोल रहे हैं हम? खड़ी बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, अवधी है, तो खड़ी बोली है। खड़ी बोली नहीं है पूर्वी हिंदी की। तो खड़ी बोली किसकी है? खड़ी बोली अपनी किसकी है? देखिए, खड़ी बोली अपनी पश्चिमी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी बोलियां पश्चिमी हिंदी की है? तो पश्चिमी हिंदी की कौन सी है? ब्रजभाषा और खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी की है। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत परिगणित है? तो कौन सी है? बघेली। बघेली अपनी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए, मगही पश्चिमी बोली की सम्मिलित नहीं है, जबकि खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी ये अपनी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अब मगही किसकी है? तो मगही आपको फिर से एक बार ले चलता हूँ। पूर्वी हिंदी की है ये मगही, पूर्वी हिंदी नहीं, बिहारी की है। किसकी है? बिहारी की ये मगही भाषा है। कौन सी है? बिहारी की है। कहाँ चल रहे? यहाँ पे चल रहे। पश्चिमी हिंदी की कौन सी नहीं है? तो मगही नहीं है, ये बिहारी की है। राजस्थान की बोली नहीं है, तो राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है? मैथिली नहीं है। जबकि मालवी, मेवाती, बागड़ी ये राजस्थान की बोलियां हैं। निम्न में से राजस्थान की एक बोली मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है? ढूंढाड़ी, जो जयपुर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। राजस्थान की कौन सी बोली राजस्थान के बाहर मुख्यतः बोली जाती है? तो ये बोली जाती है मालवी। निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाती है? ये आपको पता है, ये मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी ये बोली बोली जाती है। निम्नलिखित में से राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है, तो कौन सी है? हाड़ौती है। हाड़ौती क्षेत्र को तो आप अच्छे से जानते होंगे। हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती भाषा बोली जाती है। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का उद्भव हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो खड़ी बोली का ये किससे माना जाता है? तो ये माना जाता है शोरसेन शैली से। नेक्स्ट आते हैं, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? तो ये निकली है पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली किससे निकली है? पश्चिमी हिंदी से निकली है। यदि आपको नहीं पता है तो पश्चिमी हिंदी के बारे में देखते हैं। पश्चिमी हिंदी से देखिए खड़ी बोली निकली है। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए किस संस्थान की स्थापना की थी? तो ये की थी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो वर्धा महाराष्ट्र में की थी, इसकी स्थापना 1936 में की थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता में कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था 1826 ईस्वी में। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता में 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव।
उत्तर प्रदेश सरकार समिति 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव है। कौन थे? नरेंद्र देव थे। आगे पढ़ेंगे हम वर्णमाला एवं लिपि। मिलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए राधे राधे।